हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हाल ही में एसएससी एमटीएस 2024 का आंसर की रिलीज किया गया है और करीब करीब 66 शिफ्ट्स में पूरा एग्जाम कवर हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं चैप्टर वाइज सोल्यूशन कराता हूँ तो नंबर ऑफ क्वेश्चन हर एक चैप्टर के लिए काफी अधिक होगा, इसलिए इस बार मैं शिफ्ट वाइज सोल्यूशन लेके आ रहा हूँ। ठीक है, यानी कि जैसे पर डे का तीन तीन शिफ्ट है तो हर एक डे में हम तीन शिफ्ट का सॉल्यूशन डालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बाकी आपको क्या लगता है कि चैप्टर वाइज सॉल्व करें या ऐसे सॉल्व करें, आप जरूर मुझे कमेंट करके बताना। एग्जाम डेट यहाँ पे आप देख सकते हैं, एग्जाम डेट है आपका 30 सितंबर 2024 और ये मॉर्निंग का शिफ्ट है। ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट का मतलब हुआ कि ये फर्स्ट शिफ्ट है उस डेट का। ठीक है, डेट क्या है, एग्जाम डेट है आपका 30/9/2024, याद रखिए पहला शिफ्ट। ठीक है, आपको बता दें कि एसएससी एमटीएस में मैथ्स में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हर एक वीडियो में आपको कंप्लीट 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको मेरे बाकी वीडियोस में देखने को मिलते हैं। ऐसे और वीडियोज के लिए और एसएससी के लेटेस्ट एग्जाम्स के मैथ सॉल्यूशन के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स जरूर ज्वाइन कर लें, और साथ ही साथ क्लास के पीडीएफ्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स ज्वाइन कर लें। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है रिया ऑफर्स 12% डिस्काउंट ऑल on all her goods and offers an additional discount of 6% to those customers who pay in cash. How much will a customer have to pay for a fan marked for 2400 rupees if he paid in cash? कहने का मतलब ये है कि ऐसे तो जनरल हर एक लोगों को 12% का डिस्काउंट मिलता है मार्क प्राइस पे, लेकिन यदि कैश में पेमेंट किया जाए तो 6% का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। एक पर्सन है जो 2400 रुपए का पंखा खरीदता है, तो बताना है कि उसको कितना पेमेंट करना होगा अगर वो कैश में पेमेंट करता है आफ्टर द डिस्काउंट। तो देखो, ऐसे तो पेमेंट कितना करना है, 2400 रुपए, ये मार्क प्राइस हो गया, लेकिन पहला डिस्काउंट मिलता है 12% का। देखो, 12% डिस्काउंट मिलने का क्या मतलब है, हम हमेशा मार्क प्राइस को 100 मान के चलते हैं, यानी कि अगर मार्क प्राइस 100% है पूरा पूरा, तो इसमें से 12% कम देना है उसे, 12% डिस्काउंट हो गया। तो देना कितना है, तो आप बोलोगे इसमें से 100 को माइनस कर दो, यानी कि 88% उसको देना है। तो हम लिखें कि अगर 2400 रुपए दाम है और 12% का डिस्काउंट मिलता है, तो 100% में से 12% माइनस कर दो, 88% उसे देना पड़ता। 88% का मतलब हुआ 88/100। फिर गुना करोगे आप, एक और डिस्काउंट है 6%, तो ऐसे ही फिर से हम 100 में से ही 6 को माइनस करेंगे, ये नहीं कि 88 में से 6 को माइनस कर दिया। 6% डिस्काउंट, इट मीन 100 माइनस 6, दैट इज 94%, राइट। अब इसको कैलकुलेट कर लो आप। अब इसको कैलकुलेट करने में काफी लोग होंगे जो पहली बार तैयारी कर रहे होंगे, वो क्या करेंगे कि ये दो जीरो से दो जीरो तो काटेंगे यहां तक, ठीक है, बाकी को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करने चले जाएंगे। लेकिन जो स्मार्ट लोग होंगे वो क्या करेंगे, या तो यहाँ पे डीएस अप्लाई करेंगे, जिसे मैं डिजिटल सम बोलता हूँ, या बाकी लोग भी यही बोलते हैं। ठीक है, या फिर यूनिट डिजिट आप अप्लाई कर सकते हो। यूनिट डिजिट क्या होता है, यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक, यानी कि आखिरी अंक क्या आएगा आंसर में। जैसे इसमें आखिरी अंक क्या है, जीरो है, जीरो है, जीरो है। आप डेसिमल के बाद जीरो को हटा सकते हो, तो यहाँ 5 ले सकते हो, यहाँ 8 है। तो हम अगर आखिरी का अंक डिसाइड करें, तो देखो चूंकि लास्ट में यहाँ पर डिवाइडेड बाई 100 है, तो इससे डिवाइड करने पर आखिरी अंक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 100 है, 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, जिसमें केवल जीरो जीरो है, उससे डिवाइड करने पर यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता है। तो हम बस आखिरी अंक निकालने के लिए देखो, यहां से 4 को 8 से मल्टीप्लाई किए, 8 चौके 32, 8 4 जा 32, और 32 में लास्ट डिजिट क्या है, 2। 32 का आखिरी अंक 2, अब 2 को 4 से गुना कर दो, 2 चौके 8, आखिरी अंक क्या आया, 8। इसका मतलब सही उत्तर जो भी होगा उसका लास्ट डिजिट क्या आएगा, लास्ट डिजिट उसका आएगा 8, 8। ये ऑप्शन 4 में है, तो ऑप्शन 4 सही उत्तर हुआ। अगला सवाल ऐसे ही है, यहां पर कह रहा है अतुल सोल्ड्स 2 सैक्स ऑफ राइस, जिसका प्राइस कितना दिया गया है, 19,200 हर एक की, ये ध्यान रखिए।
अब इसमें ये कह रहा है कि देखो एक पर उसे 20% का प्रॉफिट और दूसरे पर 20% का लॉस हो गया, तो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस। देखो जब भी आपको सेलिंग प्राइस सेम हो, ये आपको याद रखना है। अगर सेलिंग प्राइस सेम है और आपका लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज भी सेम है, तो ऐसे में ऑलवेज क्या होता है, हमेशा क्या होता है, आपका एक्स स्क्वायर बाई 100% का लॉस होता है। ठीक है, ये क्या होगा, हमेशा लॉस होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, और ये बहुत बार बहुत कॉमन सवाल है, बहुत बार पूछा गया है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट 20 का स्क्वायर कर देंगे और बटा 100, यानी कि 400 और बटा 100, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, यानी 4% का क्या हो गया, लॉस। ऑप्शन चौथा सही है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, भुजा की लंबाई बतानी है। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, √3/4 और इंटू में भुजा का स्क्वायर। और ये कितना दिया है, 50 और 43 डिवाइडेड बाई 4। इससे ये कट जाएगा, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट ऑफ, देखो 50 और 43 डिवाइडेड बाई 3। ये भी जाता नीचे तो √3 होता, और दोनों में ही रूट है, तो मैंने ओवरऑल एक कॉमन रूट ले लिया। अब 3 से इसको काट लो, 3 से काटोगे तो देखो ये 3 एक बार में, फिर बचेगा 2 जीरो, 3 छक्के 18 और 3 अट्ठे 24, 3 एक बार में, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 1681। यही आई ना। अब अगर हम रूट से इसको बाहर लिखते हैं तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, ये किसका स्क्वायर है, 41 का। कैसे पता चला, मैंने बहुत बार स्क्वायर रूट निकालने का तरीका बताया है, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे भी देखो 23 नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका स्क्वायर 529 होता है। 29 का स्क्वायर नहीं हो सकता है, क्योंकि 29 का स्क्वायर कितना होता है, अगर आपको याद हो तो। नहीं भी याद है तो आप ऐसे लगा सकते हैं कि 30 का स्क्वायर ही 900 होता है, 29 का स्क्वायर इससे छोटा ही होगा, और ये तो 1681 है। देखो 47 का स्क्वायर होगा नहीं, क्योंकि 7 का स्क्वायर करोगे तो लास्ट में 9 आ जाएगा, यहाँ पर लास्ट में 1 है, तो 41 बचेगा आपका। ए स्क्वायर की वैल्यू अगर 41 है तो ए की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 41। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हुआ। अगला सवाल है, ए बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है और 5 साल पहले 5:1 था, तो 8 साल बाद ए की आयु कितनी होगी, क्रॉस प्रोडक्ट लगा दो, बहुत आसान है। जैसे और पुराना वाला क्रॉस प्रोडक्ट में हम पहले पुराना वाला लिखते हैं, तो 5 वर्ष पहले वाला पहले लिख देते हैं 5:1, और अब कितना है 3:1। ये कब है, जब 5 साल इसमें जोड़ा जाता है, यही है ना, 5 वर्ष पहले, यानी 5 वर्ष पहले ये था, और जब 5 वर्ष बीत गया तो रेशियो क्या आ गया, 3:1। ठीक है, ये ए है और ये बी है। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या करना है, ये 5 हमें यहाँ लिखना चाहिए, तो इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो और उसका अंतर लिखते हैं, डिफरेंस। तो 5 एकम 5, 3 एकम 3, 5 में से 3 गया 2। यहाँ भी वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लिखना है, 5 3 15 और 5 एकम 5 10। 2 की वैल्यू अगर 10 तो 1 की वैल्यू 2 5 10, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 5। हमसे ए की पूछा गया है, ए इसमें 5 है, तो 5 का मान कितना हो गया, 5 5 25। अच्छा बताओ, ये 25 साल कब है, 5 वर्ष पहले, यानी कि आज कितना है, ये 5 वर्ष पहले का था। ठीक है, तो आज अगर उसका उम्र पूछोगे प्रेजेंट डेट में, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें 5 साल बढ़ जाएगा, यानी कि ये 30 आ जाएगा। और क्वेश्चन में 8 साल बाद पूछा गया है, तो 8 और जोड़ दो इसमें, यानी कि ये कितना आ गया, 38। तो ऑप्शन 4 आपका सही उत्तर हो गया। और भी इसके लिए तमाम तरीके हैं जो मैं बताना अभी उचित नहीं समझता, आप डायरेक्ट भी यहाँ पर डिफरेंस ले सकते थे या डिफरेंस बराबर कर सकते थे। एक चोर एक पुलिसकर्मी को देखता है, वो 18 मीटर की पर सेकंड की स्पीड से भागता है। 12 सेकंड बाद पुलिसकर्मी एक निश्चित चाल से चोर के पीछे दौड़ना शुरू करता है। पुलिसकर्मी चोर तक पहुंचने के लिए इतना मीटर की दूरी तय करता है, तो पुलिसकर्मी की चाल क्या रही होगी। देखो एक चीज ध्यान दो, जैसे पुलिसकर्मी को चोर देखता है तब किस स्पीड से भागता है, आप बोलोगे 18 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भागता है। पुलिस 12 सेकंड बाद दौड़ना शुरू करती है, इसका मतलब जब पुलिस दौड़ना शुरू करेगी उससे पहले चोर कुछ दूरी तक भाग जाएगा। जो थिफ है वो तो कुछ दूरी तक भाग गया पहले ही, क्योंकि 12 सेकंड का गैप आ गया ना। उसी समय जब पुलिस चोर को देखती या फिर चोर पुलिस को देखा, चोर और पुलिस दोनों साथ दौड़ते, तब भले ये गैप कुछ कम रहता, लेकिन कहने का मतलब ये है कि 12 सेकंड बाद पुलिस दौड़ी, तो 12 सेकंड में चोर कितना चला गया होगा, तो आप बोलोगे कि चोर जो है वो 1 सेकंड में 18 मीटर जा सकता है। या डायरेक्ट आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, फॉर्मूला लगा लो, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो चोर 18 की स्पीड से भाग रहा है और 12 सेकंड तक चला, यानी कि जो डिस्टेंस हो गया ये हो गया 18 गुना में 12, आप गुना भी कर लो, तो 18 दुना 36 और 18 और 3 क्या हो गया, 21, यानी कि बीच में 216 मीटर का गैप आ गया।
यानी कि 216 मीटर आगे है चोर और पुलिस उतना पीछे है। अब एक चीज और यहां पर देखिए, पुलिस अब जितना दूरी तय करेगा, चोर उससे कुछ कम दूरी तय किया होगा, क्योंकि चोर तो पहले ही 216 मीटर आगे है। मान लो यहां से चलते चलते यहां पे आके पुलिस और चोर मिल गए, यानी कि पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। तो अब मैं पूछूं कि पुलिस को कितना चलना पड़ा, तो आप बोलोगे पुलिस यहां से यहां तक चली और ये कितना दूरी है, 864 मीटर। क्वेश्चन में यही है कि पुलिस कर्मी को 864 मीटर चलना पड़ा। लेकिन चोर कितना चला, तो आप बोलोगे चोर तो यहीं से यहीं तक चला, ये तो वो पहले ही आगे था। ठीक है, तो चोर के लिए वर्तमान समय में जो दूरी होगा वो 864 में से 216 माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 16 तिया 48 और 2 तिया 6, इतना होगा। 8 6 14, 4 और 1 5 और 1 6 और 6 और 2 8। तो चोर जो है वो 648 मीटर का दूरी कवर किया है। ठीक है, अब इसके लिए टाइम कितना लगा चोर को, बताओ, टाइम निकाल लो, क्योंकि ये दौड़ने के बाद 12 सेकंड के बाद पुलिस और चोर बराबर समय के लिए भागे हैं। ठीक है, या डायरेक्ट आप रेशियो से भी निकाल सकते हो। रेशियो से कैसे, टाइम आप मत निकालो, आप डायरेक्ट रेशियो निकाल लो डिस्टेंस का, क्योंकि जो डिस्टेंस का रेशियो निकलेगा वही स्पीड का भी रेशियो निकलेगा। ठीक है, क्योंकि टाइम दोनों के लिए अब सेम है। डिस्टेंस का रेशियो अगर मैं यहाँ पुलिस लिखूं और यहाँ चोर लिखूं, तो पुलिस के लिए डिस्टेंस कितना है, 864, और चोर के लिए डिस्टेंस है 648। अगर आप काटते हो ये, तो ये कट जाएगा, 216 से ही कट जाएगा, ये 3 बार में और ये 4 बार में। अब चोर का स्पीड हमें मालूम है कि 18 है, तो ये 6 गुना है, तो ये भी 6 गुना हो जाएगा, 6 चौके 24, और यहां से आप 24 आंसर निकाल पाओगे। और अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो तो आप यहां से टाइम निकाल लो। टाइम किसके लिए, चोर के लिए। चोर कितना टाइम कैसे निकालते हैं, दूरी बटा चाल, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हो गया 648 और स्पीड चोर का 18 था, ये टाइम है, 18 से काटोगे तो ये कट जाएगा, देखो 18 यहाँ 54 और 18 छके 108, यानी कि 36 टाइम आ गया। तो अब स्पीड निकाल लो, पुलिस के लिए स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस पुलिस ने कितना कवर किया है, 864, और टाइम तो उतना ही लगा होगा, इसको भी 36 से इसको काटो तो ये 24 बार में कट जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल है, 5 साल के लिए 7% वार्षिक ब्याज की दर से उधार ली गई राशि 3000 पर कितना साधारण ब्याज देगी। देखो, साधारण ब्याज के लिए हमेशा याद रख लो आर गुना में टी%। किसका, प्रिंसिपल का। ठीक है, प्रिंसिपल का हमेशा आर गुना में टी%, ये ऐसा ही होता है। तो आप डायरेक्ट ले लो, यहां पर प्रिंसिपल कितना है, यानी कि मूलधन कितना है 3000, इसका आर गुना में टी%, यानी 7 बचे 35% निकाल दो। 2 जीरो से 2 जीरो, 35 तिया 108, तो ये कितना आ गया, 35 तिया 105, सॉरी, तो ये आ गया 1050। अगला सवाल है, एक समषटभुज का क्षेत्रफल दिया है, प्रत्येक भुजा की लंबाई। समषटभुज क्या होता है, आप एक आसान इस चित्र से समझ सकते हैं। इस टाइप का, रुको पहले रंगीन बनाते हैं इसको। ठीक है, तो इस टाइप का समषटभुज होता है, अगर आपको पता हो तो। समषटभुज एक्चुअली में 6 एक समान समबाहु त्रिभुज से मिलके बना होता है। ठीक है, यानी कि अगर इसमें मैं सेंटर से ज्वाइन करूं तो ऐसे एक समबाहु त्रिभुज ये निकल के आया, और ऐसे ऐसे इसमें 6 समबाहु त्रिभुज बने हुए हैं। ठीक है ना, समषटभुज में। अब इसमें आपसे इसका क्षेत्रफल दिया है, तो अगर मैं एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लूं और उसको 6 से गुना कर दूं, तो पूरा क्षेत्रफल निकल आएगा और उसी को हम इसके बराबर रख देंगे। तो मान लो अगर इसका साइड ये ए है, तो ये सारा ही ए होगा, और इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, √3/4 और इंटू ए स्क्वायर। और इसको अगर मैं 6 से गुना कर दूं तो ये पूरा एरिया आ जाएगा, और ये एरिया कितना दे रखा है, 20 48 और √3। ठीक है, अब इसको दोनों साइड कैंसिल आउट करो, √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, 6 से इसको कैंसिल आउट कर दो, 6 3 जा 18, बचा आपका 2 और 4, तो 6 4 जा, पूरा नहीं कट रहा है तो एक काम करते हैं, हम यहां पर पहले काट लेते हैं। ठीक है, जैसे ये 3 दूना 6 और इसको 10 और ये 24 दूना 48। ठीक है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, इसको 4 से गुणा करोगे आप। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 24 चौका 96 और 10 चौके 40 और बट्टा का ये 3। ठीक है, अब ए की वैल्यू कितनी होगी, इसकी स्क्वायर रूट। ठीक है, यानी कि 40 96 और बटा 3 और इसका स्क्वायर रूट। 40 96 का स्क्वायर रूट अब कितना हो जाएगा, 64 होता है। अगर आपको ट्रिक नहीं पता है तो जरूर से ट्रिक सीख लीजिए एक बार। और डिवाइडेड बाय ये √3 आएगा, 64/√3 ऑप्शन डी में है। कैसे है, देखो रेशनलाइज कर दो, √3/√3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि नीचे सभी ऑप्शन में 3 दे रखा है, तो ऊपर 64 √3 हो गया, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3।
आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। यहाँ पर कह रहा है कि एक कॉलेज में लड़कों की संख्या 20%, लड़कियों की संख्या के 3/4 के बराबर है, तो रेशियो बता दो लड़कों और लड़कों की। देखो लड़कों यानी कि बॉयज और लड़की यानी कि गर्ल। ये कह रहा है कि लड़कों की संख्या का 20% यानी कि इसका 20% निकालोगे, लड़कियों की संख्या के 3/4 यानी कि इसके 3/4 के बराबर है। यही बोल रहा था ना, लड़कों की संख्या का 20%, लड़कियों की संख्या का 3/4 के बराबर है। ठीक है, अब 20 से इसको काटोगे, 20 × 25 = 100, तो ये हो गया b डिवाइडेड बाई 5 और यहाँ पर g इंटू 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या फिर g को इधर उठा के लाओ तो b/g, और ये 5 इधर चल गया तो 5 × 15 और डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 15:4। आसान था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। यहाँ पर आपको एक दंडालेख दिया गया है। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि 2018 से 2020 की अवधि के दौरान 4 कंपनियों XYZ द्वारा सीमेंट उत्पादन 10,000 टन में दर्शाया गया है, और इसके आधार पर आंसर बताना है आपको। क्वेश्चन क्या है, विच कंपनी हैज मैक्सिमम एवरेज प्रोडक्शन ओवर द कोर्स ऑफ 3 इयर्स, यानी कि 3 सालों में जो औसत उत्पादन है वो किसका अधिक रहा है। ठीक है, तो 3 साल यानी कि 18, 19, 20 में। तो हम देखते हैं यहाँ पर कंपनी दिया गया है। जैसे अगर आप कंपनी डब्लू का निकालते हो कि औसत उत्पादन कितना है, तो देखो डब्लू का इसमें कितना है। डब्लू का कलर देख लो आप, कौन सा कलर है डब्लू कंपनी के लिए। ये जो भी कलर है वो यहाँ पे है आपका 7, इसकी वैल्यू 7 हो गई 2020 में। ठीक है, 2019 में वैल्यू कितनी है 6.9, और 18 में कितनी है 6.8। तो इसका एवरेज निकालना है। ये डब्लू के लिए हम इसका औसत निकाल रहे हैं। औसत कैसे होता है, तीनों को जोड़ के आप और 3 से भाग दे दो, संख्याओं का योगफल और बटा उनकी संख्या। या कोई ट्रिक भी आप अप्लाई कर सकते हो जिसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि नंबर्स काफी छोटे हैं, हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे 6 और ये कितना था 6.8 था। हाँ, तो ये 6.8 है, तो ये देखो 6 और 6 12, 12 और 7 19, 19 और ये 9 8 17 यानी कि 1.7, तो ये 20.7 आ गया, और डिवाइडेड बाई 3। 3 से अगर काटते हो तो ये 3 छके 18 और 3 में 27 यानी कि 6.9 आ गया। ठीक है, ये डब्लू के लिए हो गया। जेड के लिए अगर निकालो आप, तो जेड का एवरेज कितना होगा बताओ। जेड वाला ऐसे ही जोड़ो, जेड कौन सा कलर है ग्रीन, तो यहाँ पे 6.2 है, यहाँ पे 7.2 है, और यहाँ पे 7 है। तो 7 और 7 कितना हो गया 14 और 6 20, 20.4 हो गया ये, और डिवाइडेड बाई 3। तो अब देखो सब में चूंकि 3 से डिवाइड करना है तो आप डिवाइड नहीं भी करो, डायरेक्ट लिखते जाओ, जिसकी वैल्यू ज्यादा उसका एवरेज भी ज्यादा आ जाएगा। मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूं, ऐसे ही मैं लिख दे रहा हूं। जेड के बाद आप वाई को निकाल लो। अगर वाई निकालते हो तो वाई कौन सा कलर है, रेड है, तो रेड वाला उठा लो। देखो रेड यहाँ पे कितना है 7.6, यहाँ है 6.5, और यहाँ 6.5, 6.5 का डबल हो गया 14, और 7 4 11, 21.6 हो गया ये। अभी देखो सब में ज्यादा है, अब बच गया आपके पास एक्स। एक्स कौन सा कलर है, ये वाला, इसको जोड़ लो। ये है 8.1, और ये 8 और ये 5, तो 8 8 16.1, 16 5 21 पॉइंट कितना आ गया 8.1, और ये 8 8 16.1 हो गया, और उसमें 5.2 जोड़ना है हमें, 16.1 5.2, तो ये 21.3 आ रहा है। इस हिसाब से तो 21.6 वाई वाला ज्यादा हो गया। इसका मतलब वाई वाला हमने गलत जोड़ लिया है। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं। वाई आपका रेड कलर था, ये 7.6 था, और यहाँ पर 6.5, और यहाँ भी 6.5, 6 6 12 और एक 13 ये हुआ था, तो 13 और 7 20.6 हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब सबसे अधिक जो आया मैक्सिमम वो आया 21.3। ये 7 एक्स का है, तो एक्स का सही उत्तर हुआ, यानी ऑप्शन फर्स्ट। अगला सवाल है आपके पास, 43 और 67 केजी मूल्य वाले चावल को किसी तीसरी किस्म के चावल के साथ इस अनुपात में मिलाया गया, और मिश्रण का मूल्य अगर इतना है, तो तीसरी का डायरेक्ट यहाँ पर ग्रुप एवरेज लगा लो। ग्रुप एवरेज क्या होता है, ग्रुप एवरेज होता है सामूहिक औसत। ठीक है, तो सामूहिक औसत कैसे निकालते हैं, अगर मान लो 3 अलग अलग संख्याएं n1 n2 n3 दे रखी हैं, और इनका औसत आपको a1 a2 a3 ऐसे दे रखा है। 3 या 3 से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, कम से कम 2 रहना चाहिए। तो हम ग्रुप एवरेज कैसे लिखते हैं, n1 इंटू a1 यानी कि उसकी संख्या और उसका एवरेज, फिर अगला संख्या अगला एवरेज, फिर ऐसे ही अगला संख्या अगला एवरेज, और नीचे सभी नंबर्स का सम हम कर लेते हैं जितने भी नंबर्स हैं, बस यही करना है। तो देखो पहला एवरेज यहाँ पर कितना है 43, इसका नंबर रेशियो से उठा लो 2। दूसरा एवरेज वैल्यू कितना है 67, इसका नंबर कितना है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तीसरा पता नहीं है नंबर 5, और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर्स का सम यानी रेशियो का सम, तो 5 1 6 और 2 8, और ओवरऑल वैल्यू कितना आएगा 96।
तो ये कैलकुलेट कर लो, 43 दूना हो गया 86 और प्लस का 67 प्लस एक्स, और इसको आप 96 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8 छक्के 48 और 8 में 72 और 4 76। ठीक है, इट मीन 76। ये कितना हो गया, x की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे 5 है तो 5x की वैल्यू 786 और माइनस इसको ऐड कर लो 7 और 6 13 और ये आ गया 8 से 14 और 1 15, तो ये 8 में से 3 गया 5 और यहाँ पर 6 में से 5 गया 1 और 6, इसकी वैल्यू 5x, तो x की वैल्यू 5 से काटोगे 12 25 60 और 3 25 15, 123 आपका आंसर आ गया। अगला सवाल है, एक व्यक्ति एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है, 20% हानि हो जाती है, यदि वह 100 रुपए अधिक में बेचे तो 30% का प्रॉफिट हो गया। कई बार मैंने ऐसे पढ़ाया है और आपको बताया भी है। देखो, एक बार 20% हानि यानी कि उसने 80% में बेचा, एक बार 30% का प्रॉफिट यानी उसने 130% में बेचा, तो बताओ इसमें गैप कितने का आया, तो आप बोलोगे 20 और 30 50% का गैप आ गया। और यहां पर कितना गैप था, यानी कितना बढ़ाना पड़ा उसे, 100 रुपए बढ़ाना पड़ा, तो 50% अगर 100 है तो 100% कितना होगा, ये डबल हो रहा है तो ये भी डबल हो जाएगा 200। ठीक है। अच्छा देखो, आप ऐसे भी समझ सकते थे, मैंने कई बार बताया कि अगर दोनों बार सेम है यानी कि दोनों बार लॉस लॉस है या प्रॉफिट प्रॉफिट है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, घटाते हैं यानी कि डिफरेंस लेते हैं। और अगर एक बार प्रॉफिट एक बार लॉस है, एक बार लॉस एक बार प्रॉफिट, यानी दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो ऐसे में हम जोड़ेंगे। ठीक है, यानी कि ऐसे में हम ऐड करेंगे, सम लेंगे। ठीक है, तो यहां पर डायरेक्ट एक बार लॉस था एक बार प्रॉफिट था, तो आप 30 और 20 50 एक ही बार लिख सकते थे, ये ना करके। ठीक है, आई होप कि आप दोनों तरीके समझ पाए होंगे। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 20 एक समान ठोस अर्धगोलों को पिघला करके एक बड़ा ठोस अर्धगोला बनाया जाता है, ऐसे में 20% ठोस बर्बाद हो जाता है, तो बनाए गए सबसे बड़े अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होगी। देखो, सबसे पहले तो अगर कुछ बर्बाद नहीं होता यानी कि इसमें कुछ भी वेस्ट नहीं होता, तो ऐसे में वॉल्यूम दोनों केस में सेम रहता। ठीक है, यानी कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का 20 एक समान अर्धगोला है, अगर इसकी मैं वॉल्यूम निकालना चाहूं तो आप बोलोगे वॉल्यूम अर्धगोला का क्या होता है, पूरा अगर गोला होता तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, अर्धगोला यानी इसका आधा होगा तो इसको 1/2 से डिवाइड करोगे तो ये 2/3 रह जाएगा, यानी 2/3 पाई आर का क्यूब। आर कितना है यहाँ पर 3, तो 3 का क्यूब कितना हो गया 27। ये एक अर्धगोले का है, ऐसे ऐसे 20 गोले हैं तो इसको आप 20 से गुणा कर लो। ठीक है, ये वॉल्यूम आ गया। और यहां पर देखो दूसरा वॉल्यूम किसका लिखना है, जो बड़ा अर्धगोला बनेगा, फॉर्मूला उसके लिए भी सेम होगा 2/3 और पाई उसके आर का क्यूब। ध्यान देना कि ये छोटे वाला जो है, जब इसको हम मेल्ट करते हैं यानी पिघलाते हैं तो इसमें 20% बर्बाद हो गया है, यानी कि ये पूरा नहीं बचा, इसमें से 80% ही बचा। जैसे मैंने डिस्काउंट वाला आपको समझाया था, 20% अगर डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट यानी वो बर्बाद ही चला जाता है दुकानदार के लिए, तो 20% खराब हो गया यानी 100 में से 80% रह गया। अब इसको काट पीट लो आप, तो 2/3 और पाई से ये सारा कट जाएगा, बाकी ये 20 25 100 और 5 से 16 25 80। तो आर क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, 27 और गुणा में 16। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, या ऐसे अभी लिखने की जरूरत नहीं है तो मत लिखो, आर की वैल्यू देख लो ये किसका क्यूब बन सकता है। तो आप बोलोगे 27 तो 3 का क्यूब है, 16 को अगर मैं 8 गुना 2 समझता कि ये 8 गुना 2 है, तो 8 को मैं 2 का क्यूब लिख सकता था, लेकिन ये 2 ऐसे ही रह जाएगा। तो यहां से आर की वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका क्यूब रूट निकल सकता है 3, इसका भी क्यूब रूट क्या आ गया 2, लेकिन इसका नहीं निकला तो ये क्यूब रूट में ही रह गया 2। तो बचा ये 3 दूना 6 और ये क्यूब रूट ऑफ 2, तो 6 और क्यूब रूट 2, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट आपका सही उत्तर है। अगला सवाल, अगला सवाल देखिए, यहां पर बोल रहा है 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 6:7:3, एलसीएम गिवन है, एचसीएफ पूछा जा रहा है। अच्छा देखो, तीनों नंबर अगर आपको ऐसे गिवन है रेशियो में, तो तीनों का एलसीएम हम निकाल सकते हैं क्या। फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, फॉर्मूला होता है आपका एचसीएफ गुणा में को प्राइम इक्वल टू एलसीएम। याद रखिए हमेशा, एचसीएफ का मतलब जो हमें निकालना है, मान लो एक्स है, और को प्राइम का मतलब ये रेशियो। ठीक है, को प्राइम वैसे इसको हिंदी में सह अभाज्य बोलते हैं, ये वैसी संख्याएं होती हैं जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, यानी कि उभयनिष्ठ कुछ भी नहीं आए, कॉमन के नाम पर केवल और केवल एक हो, एक से अधिक कोई भी नंबर कॉमन नहीं हो सकता है। तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यही को प्राइम हो जाएगा, यानी कि इसको 6 गुना 7 गुना में आप 3 लिख सकते हो, और इक्वल टू का एलसीएम आपका कितना है 36 54 है। इसको काट लो, अगर आप 6 से काटोगे तो 6 छके 36, 0 6 9 54, अगर 7 से काटोगे तो 7 8 56 और 7 7 49, 3 से काटोगे तो ये 29, तो x की वैल्यू 29 आ गया। और तो x की वैल्यू 29, यही एचसीएफ ही हो गया 29।
अच्छा, ऑप्शन में उत्तर 87 दे रखा है, तो आप एक बार देख लेना, वैसे चेक कर लेना, आंसर 29 ही इसका आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। अब अगला सवाल क्या है, यहां पर हो सकता है कि इसका आंसर गलत दिया हो एसएससी ने। ठीक है, क्योंकि सॉल्व करने पर 29 ही आ रहा है आंसर। अगला सवाल है, 2001 और 2004 के बीच की अवधि के दौरान कंपनी छोड़ने वाले तकनीशियनों की कुल संख्या कंपनी में शामिल होने वाले टेक्नीशियंस की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है, ये बताना है। अच्छा बताओ, 1 से 4 के बीच में कह रहा है, यानी कि 1 से 4 तक। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टेक्नीशियन जिन्होंने कंपनी छोड़ा, ये टेक्नीशियन वाला ग्रुप है, देखो। ठीक है, इसमें छोड़ के जाने वाले ये है, तो ये छोड़ के जाने वाले हैं। और इसमें कह रहा है कि छोड़ के जाने वाले जो हैं वो शामिल होने वालों का कितना प्रतिशत है, तो ये शामिल होने वाले हैं। दोनों को ऐड कर लो पहले तो अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, देखो, ये आ जाएगा आपका 1 2 3 और 1 400, तो ऐसे हो गया, और प्लस 50 और 6 5 11 और 8, यानी कि 190 और हो गया। तो ये 590 हो गया छोड़ के जाने वाले, और शामिल होने वाले कितने हैं, इनकी अगर आप बात करोगे तो ये हो गए, देखो आपका, इनको जोड़ लो डायरेक्ट, तो 6 4 10 5 15 और 8 23, बच गया 2, और 2 4 और 3 7, 7 और 8 15, यानी कि ये आ गया 1530 और गुणा में 100, यही प्रतिशत निकलेगा ना। निकालते कैसे हैं, जिसका परसेंटेज निकालना है वो ऊपर रहेगा और टोटल वैल्यू नीचे, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है, और इंटू का 100। काटो तो ये 0 से 0 कट जाएगा, और ये 3 से काटते हैं अगर मान लो, देखो सारे ऑप्शन काफी दूर दूर हैं, तो हम एक काम करते हैं, इसको अप्रोक्स में 60 बना देते हैं ताकि कैंसिल आउट हो जाए इजिली। अब इसको अगर मैं काटता हूं 3 से, तो 3 × 5 = 15, 3 एक बार में, और इसको अगर मैं 3 से काटता हूं तो 20 × 3 = 60, और ये लगभग इससे 2 बार में कटेगा, 2 से थोड़ा कम ही आएगा, और ये 20 × 2 = 40, यानी 40 के करीब वाला आंसर होगा, जो कि ऑप्शन 2 में है, ये 40 के करीब था, तो ये आंसर हो गया। अगला सवाल है, इतना और इतना इतनी लंबाई वाली दो ट्रेनें समांतर पटरियों पर अपने अपने चाल से चल रही हैं, आपको बताना है जिस क्षण वे आपस में मिलेंगे उसके कितने समय बाद एक दूसरे को पार कर लेंगे, यानी कि क्रॉस करना है। एक ट्रेन मान लो इधर से जा रही है, अच्छा, एक दूसरे की ओर बढ़ रही है, यानी कि दूसरा इधर से आ रही है, अपोजिट डायरेक्शंस में चल रही है। इसकी लेंथ है 148 और इसकी लेंथ है 152। आपको पता होना चाहिए, जब भी एक ट्रेन लंबाई वाली किसी भी वस्तु को, चाहे वो ट्रेन हो या प्लेटफॉर्म हो या पुल हो, पार करती है, तो ऐसे में जो डिस्टेंस होता है, यानी कि दूरी, उसमें हमें दोनों को ऐड करना होता है। तो दोनों को जोड़ लो, 8 और 2 10, 5 4 9 और 1 10, और 2 और 1 3, यानी 300 मीटर दूरी हो गया। और अब अगर आपको इस टाइम निकालना है, कितने समय में पार होंगे, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना हो गया 300 मीटर, स्पीड क्या लिखोगे, आपको पता है कि जब ट्रेनें सेम डायरेक्शन में चलेंगी तो स्पीड हम माइनस करते हैं, और जब अपोजिट डायरेक्शन में यानी उल्टा दिशा में चलेंगी तो इनको प्लस करेंगे। किसको प्लस करेंगे भाई, स्पीड को। तो स्पीड यहाँ पे दोनों को प्लस कर लो, तो ये 6 और 2 8 हो गया, और फिर 6 और 4 10 हो गया, इसको काट पीट लो आप, तो ये आपका टाइम निकल के आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, यहाँ पर हमने जो डिस्टेंस लिया है वो मीटर में है, और स्पीड जो था वो किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो स्पीड को किलोमीटर प्रति घंटा से हमें चेंज करके क्या करना होगा, मीटर पर सेकंड में लाना होगा, ताकि इसका और इसका यूनिट सेम हो सके। तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कैसे लाते हैं, 5/18 से गुना करते हैं, तो इसको गुना कर दिया मैंने। तो ये क्या हो जाएगा, 18 छके, और ये 6 25 30 से ये 10 बार में कट जाएगा, इसका मतलब आ गया 10 सेकेंड। ठीक है, तो ऑप्शन तीसरा सही उत्तर हो गया। अगला सवाल, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की गई एक धनराशि 6 वर्ष में बढ़ के इतना हो जाती है, यदि धनराशि समान रहे तो 12% की दर से 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी। मैंने आपको साधारण तौर पर एक फॉर्मूला बताया था कि एसआई का मतलब क्या होता है, R × T%, यही बोला था ना। पहले केस में देखो, ये कह रहा है कि आर कितना है 5% और टी 6, यानी कि एसआई कितना हो गया, तो दोनों को गुणा कर दो, 6 25 30%। ठीक है, अच्छा दूसरे केस में जी कितना हो जाएगा, 12% की दर से 5 सालों में, यानी कि 12 25 60%। दूसरे केस में ये 60% है। अब यहां पर ध्यान रखना कि ये बढ़ के इतना हो जाता है। ठीक है, बढ़ के इतना हो जाने का मतलब कि ये क्या है, अमाउंट, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो, मिश्रधन।
ये मिश्रधन है। और ये जो हमने निकाला ये एसआई। मिश्रधन कैसे निकालते हैं, इसमें 100% में हमें आर इंटू टी परसेंट जोड़ना रहता है। तो हम इसमें 100 जोड़ देंगे, ये एक जोड़ दिया हमने 100। तो ये अब अमाउंट आ गया, ये पुराना अमाउंट और ये नया अमाउंट। पुराना अमाउंट 130 था जिसकी वैल्यू 806 दे रखा था, और नया अमाउंट यानी कि हमें 160 की वैल्यू बतानी है। तो कैसे निकालेंगे, इसको काट लो, अगर आप ये 13 से काट पाओ तो 13 से ये कटेगा, 13 छके 78 और 13 दूना 26, यानी 10% की वैल्यू कितनी हो गई आपका 62। तो 160%, इसको 160 बनाने के लिए 16 से गुना करना होगा, तो इधर भी 16 से गुना कर दो, यानी कि ये 16 गुना में 62। तो ये 16 दूना 32, लास्ट में 2 आ रहा है ना, और लास्ट में 2 केवल एक ही ऑप्शन में है, तो बाकी तो ऐसे ही गलत हो गए। आगे बढ़ जाते हैं। 6 वर्षों के लिए 7% की दर पर उधार ली गई राशि, इतना साधारण ब्याज। बहुत ही आसान है, साधारण ब्याज मैंने बोला था कि ये राशि है, तो ये 3500 लिख दो और इसका आर इंटू टी परसेंट, यानी 7 छके 42%। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो, इसको गुणा कर लो। अब ये 35 और गुणा में 42 कैसे गुणा करोगे आप, सबसे आसान तरीका क्या है कि अगर लास्ट में 5 है तो इसको 2 गुना करो, 35 दूना 70 और इसको आधा कर दो, ये 21 हो गया। और 21 सत्ते क्या हो जाएगा, 21 सत्ते 147, ठीक है। बाकी आपको जैसे अच्छा लगे वैसे आप गुना कर सकते थे। आगे बढ़ जाएं। अगला सवाल है आपका, एक परिवार का एक वर्ष के पहले 3 महीनों के दौरान औसत मासिक व्यय है इतना, अगले 4 महीनों का इतना है और आखिरी 5 महीनों का इतना है, और कुल बचत इतना है। तो औसत मासिक आय बतानी है। देखो पूरे वर्ष का बचत दे रखा है और आय हमें बतानी है, तो आय कैसे निकालते हैं, आय होता है आपका बचत और इसमें साथ में जो आपने व्यय किया है यानी खर्च किया है वो भी जोड़ो। खर्च और जितना बचाया दोनों मिला दो तो आपका इनकम आ गया। ये है इनकम, ये है सेविंग और ये है एक्सपेंस, ठीक है। अब ध्यान रखो कि हम पहले इनकम निकालेंगे। इनकम निकालने से पहले हमें आपको व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर निकालना होगा। तो अगर मैं खर्च निकालूं कि कितना खर्च हुआ, तो आप कैसे निकालोगे, देखो ये कह रहा है कि 3 महीनों के दौरान जो व्यय हुआ, यानी कि पहले 3 महीने में तो 8600 रुपए खर्च हुए, फिर अगले 4 महीने में कितने कितने खर्च हुए, हर एक महीने में 9750 रुपए, फिर आखिरी के 5 महीने में कितने खर्च हुए, हर एक महीने में खर्च हुए हैं 9920 रुपए। तो एक महीने में इतने, तो 5 महीने में हम ये टोटल एक्सपेंस निकाल रहे हैं, ठीक है, यानी कि कुल खर्च निकाल रहे हैं। अब कुल खर्च में अगर हम कुल बचत जोड़ देंगे तो हमारा टोटल आय निकल जाएगा, ठीक है। तो यहां से कैलकुलेट करो ये कितना बनेगा, तो आप बोलोगे 6 तियां 18 और 8 तियां 24 और 1 25, और 2 जीरो तो है ही, इसको गुना कर लो। 5 चौके 20, 1 जीरो था, 5 चौके 20 का शून्य बचा 2, 7 चौके 28 और 2 30, फिर बचा 3 और 9 चौके 36 और 3 हो गया 39। इसको कर दो तो 5 दूना 10 और 9 पच्चे 45 और 1 46 और 9 पच्चे 45 और 4 हो गया 49। ऐड कर लो तो ये 0 0 और 8 6 14 और 9 9 18 5 23 और 1 24, और ये हो गया 4 3 7 2 9 और 1 10, इतना आ गया। ये क्या हो गया, टोटल एक्सपेंस, ठीक है, टोटल एक्सपेंस है। अब इसमें अगर हम सेविंग्स को ऐड कर लेते हैं यानी बचत को, बचत कितना है तो आप बोलोगे 65,300, तो टोटल आपका इनकम निकलेगा, ठीक है, यानी कि टोटल आय। जोड़ो इनको तो ये 2 जीरो तो लास्ट में रहेगा ही, और ये 3 और 4 कितना हो गया 7, ये 4 और 3 7 हो गया, फिर 5 और 4 9 और ये आ गया आपका 16, ठीक है। ये इनकम है यानी कि आय पूरे वर्ष में, लेकिन हमसे एवरेज पूछ रहा है यानी कि हर एक महीने में कितना कमाई हुआ। तो आप इसको 12 से डिवाइड कर दो, जोगफल और बटा संख्या यही करते हैं ना औसत निकालने के लिए। तो ये हो गया 9700, और 12 महीने होते हैं एक साल में, तो 12 से डिवाइड करो। इसको काटोगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा, 12 एक बार में, 4 और 9 तो 12 चौके 48 है, और फिर बच गया आपका 1 और 7 तो 12 एक बार में, 1 और 7। जहां आंसर डिफरेंस आने लगा इसका मतलब कि हमने कहीं कैलकुलेशन गलत कर दी। एक बार कैलकुलेशन को रीचेक कर लेते हैं। 8 तियां 6 तियां 18 और 8 तियां 24 और 1 25, इनको जोड़ के भी देख लेते हैं। ये था ही 8 6 14 और ये 9 9 18 5 23, अच्छा 2 आएगा ना, 4 3 7 2 9 और 2 11, ये एक होगा, तो फिर ये 7 आ जाएगा और ये भी 179 हो जाएगा। आप 12 से भाग करोगे तो 12 एक बार में, तो फिर 5 और 9 12 चौके 48, तो बच गया आपका 9 2 11 और 7, तो 12 नंबर 108। अच्छा 149 से एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा है, ऑप्शन फर्स्ट, तो यही उत्तर हो गया, आगे कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है।
सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, इन a 100 marks test, the average of marks scored by 50 students was found to be 65. Later on, it was discovered that a score of this was misread as 68. Find the correct average। कहने का मतलब है कि पहले से 100 अंकों की एक परीक्षा में 50 विद्यार्थियों के लिए जो एवरेज निकला था वो 65 आया था, लेकिन बाद में ये पता चला कि भाई 88 को गलती से 68 पढ़ लिया गया है। ठीक है, तो सही बताना है। देखो सब चीज अपने अपने जगह पर सही है, बस गलत क्या हुआ, गलत इतना ही हुआ कि 88 को हमने 68 बोल दिया। अब आप बताओ कि अगर मैं 88 को 68 बोल दी दूं तो कितना का गलती हो गया, यानी कितना कम लिख दिया हमने, इसको माइनस कर दो, 20 हमने कम लिख दिया। अब 20 कम लिखने को अगर मुझे सही करना होगा तो 20 और उसमें बढ़ाना होगा, तभी सही होगा ना। लेकिन 20 अब किस में बढ़ेगा, चूंकि ये एवरेज हमें ऐड करना है तो 20 सब में बढ़ेगा। सब यानी कितने विद्यार्थी हैं, 50, तो 50 लोगों में 20 बराबर बराबर बटेगा। तो ये ओवरऑल कितना होगा, इसको एवरेज में कन्वर्ट करोगे तो 20 को 50 लोगों में बांट दो तो ये 0 से 0 कटेगा, या फिर 0 बढ़ा दो तो 5 चौके 20, ये 0.4 आएगा, तो 0.4 ऐड हो जाएगा। पहले वाला औसत अगर 65 था तो इसमें 0.4 ऐड कर दो यानी 65.4, ये सही हो गया। बाकी और भी तरीके हैं, जैसे आप ऐसे कर सकते थे कि 50 विद्यार्थियों का 65 पाया गया तो 50 गुना में 65, ये सही है। और गलत वाला इसमें से यानी कि 88 सही है तो 88 को जोड़ दो, और 68 गलत है तो 68 को घटा दो और फिर से 50 से भाग कर दो। ऐसे भी आप निकाल सकते थे। आखिरी सवाल है, ए बी की औसत मासिक आय इतना है, बी सी की औसत मासिक आय और ए सी की औसत मासिक आय दी हुई है, तो ए की मासिक आय ज्ञात करनी है आपको। देखो हम ए प्लस बी यहां से निकाल सकते हैं। ए और बी का एवरेज इतना है तो इनका टोटल कितना होगा, औसत गुणा में संख्या, यानी कि इसको डबल कर दो, दो लोग हैं तो 2 से गुणा कर दो, तो 0 9 दूना 18 और 35 दूना 70 और 1 71, यही होगा। ऐसे ही अगर आपसे बी प्लस सी पूछा जाए तो इसका डबल करोगे, 0 5 दूना 10 और 42 दूना 84 और 1 85, और इसका डबल ऐसे ही सी प्लस ए करोगे तो ये कितना हो गया, 65 दूना 130। ठीक है, यानी कि ये हो गया 13,000। अब होगा क्या, देखो अगर मैं सबको जोड़ूं, मुझसे क्या पूछा गया है, सी का, तो पहले अगर मैं सबको ऐड कर लेता हूं तो देखो ए भी 2 बार है यहाँ पर, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है, यानी कि ये 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आएगा। जोड़ोगे तो ये ऐसे बनेगा 2a प्लस 2b प्लस 2c। ठीक है, और ये इन सबको फिर से ऐड करो आप तो ये कितना आएगा, 0, ये एक एक जीरो गया, फिर ये 8 0 0 है तो ये 8 आ जाएगा, फिर ये 1 और 5 6 और 0 जोड़ोगे तो 6 ही रह जाएगा, फिर 8 7 15 और 3 18 और 1 और 1 2, 2 से अगर आप काट देते हो तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 दूना 28 और 3 दूना 6 4 दूना 8 और 1 0। हमसे निकालना क्या गया है, हमसे पूछा क्या गया है, सी की वैल्यू पूछी गई है, तो इसमें से हमें ए प्लस बी माइनस करना होगा, यही ना, क्योंकि ये ए बी सी का सम है। इसमें से अगर ए और बी को मैं माइनस कर दूं तो सी बच जाएगा। ए और बी कितना है, यहाँ पे आपको दिया ही है कि ये 7180 है, इसको माइनस कर दो इसमें से, तो ये कितना आ जाएगा, 0 का 0, 14 में से 8 गया 6, और ये बच गया आपका 2 में से 1 गया 1, और ये बच गया 14 में से 7 गया 7, तो 7160 यानी कि ऑप्शन डी सही है। और ये आखिरी सवाल था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल हमारे इनके मैथ्स को सब्सक्राइब कर लें ऐसे और वीडियो देखने के लिए। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स, और लाइक जरूर करके जाना और कमेंट करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।